Today we will discuss about 15 group elements. Yesterday we will start the 15 group element. बच्चों 15 group element. इसको नाइट्रोजन फैमिली का हम बोला करते हैं बेटा। 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हम लोगों के पास होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बेसिक। इन 5 एलिमेंट की बच्चा हम लोग स्टडी करेंगे 15 ग्रुप के अंदर। देखो बच्चों, इसका एटम नंबर 7, फॉस्फोरस का एटम नंबर 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमोनी का 51 होता है और बेसिक का 83 होता है। ये कल मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि जब हम लोग 15 ग्रुप फैमिली में आपको नाम मूव होता है, यानी मूव आपको नाम इन ग्रुप इन केस ऑफ थ्री ग्रुप एलिमेंट वी ऐड 8। आप क्या ऐड करोगे बच्चों? यहाँ पे 8 ऐड करोगे। आफ्टर दैट हम लोग 18 ऐड करेंगे। आफ्टर दैट वापस हम लोग 18 ऐड करेंगे बच्चों और लास्ट में 32 ऐड करेंगे। ये बात ध्यान रखना बच्चों, क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इस ग्रुप में बार बार रिपीट होंगी, अगले वाले ग्रुप में, उससे अगले वाले ग्रुप में, मतलब ये ग्रुप में पूरे रिपीट होंगे। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है, वो होता है NS2 NP3। समझ में आ गया? ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NS2 NP3। ओके, अब देखो N का नंबर ऑफ क्या है। अब बच्चों नाइट्रोजन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा मतलब क्या होता है बेटा, हम इसका नोबल गैस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन से पहले हमें नोबल गैस मिलता है हीलियम। क्या मिलता है? और आप सब लोगों को पता है हीलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। उसके बाद में क्या मिलेंगे? 2s2 और फिर हम लिखेंगे 2p3। एक बार समझ लो आप लोग, नोबल गैस कौन कौन सी होती है? नोबल गैस एक बार समझ लो, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखा जाता है बच्चा? नोबल गैस हम लोगों के पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीटन और these 6 गैसेज आर नोबल गैस। इनका भी एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 2 है, 8 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, वापस 8 ऐड करेंगे तो 18 बन जाएगा, अब 18 ऐड करेंगे 36, वापस 18 ऐड करेंगे 54 और वापस से हम लोग 30 ऐड करेंगे 86। मतलब नोबल गैस के ग्रुप में 18 ग्रुप में हम लोग टाइम 8 ऐड करते हैं, बाकी जितने रेस्ट ऑफ ग्रुप हैं उनमें 1 टाइम 8 ऐड करते हैं, 2 टाइम 18 और बाकी सब कितने टाइम ऐड करेंगे? 30। ओके दोनों। अब देखो बस जिस एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उससे पहले कौन सा नोबल गैस आता है उसको देखो बेटा। नाइट्रोजन से जस्ट पहले, नाइट्रोजन नंबर 7 है, नाइट्रोजन से जस्ट पहले हीलियम नोबल गैस आता है। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2। मतलब हीलियम अकेला 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा बच्चों? 2। अब देखो बच्चा उसके बाद में 2s2 इसी तरीके से हम फॉस्फोरस का करते हैं। बेटा फॉस्फोरस से पहले नोबल गैस कौन सा आता है? नियॉन। नियॉन लिखो। फिर देखो अब यहाँ पे नियॉन जो है वो थर्ड सेल का एलिमेंट है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p6 2p6। क्या होता है? 2p6। इसका लास्ट में क्या होता है? 3p6। इसका क्या होता है? 4p6।
तीसरा क्या होता है 5p6, तीसरा क्या होता है 6p6। ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर बच्चों? तो नियॉन का क्या है 2p6, तो 2 की जगह पे क्या आएगा 3s2 और 3p। गॉट इट? तो इस तरीके से हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस की है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो आपने 11th क्लास में डिस्कस कर दी। फिर उसके बाद में R6 से पहले नोबल गैस आता है R1। R1 के बाद में आप लोगों 4s2, फिर हो गए 3d10 और 4p। क्लियर? आप इसको अकॉर्डिंग टू शेल ऐसे भी लिख सकते हो 3d10 4s2 4p2। गॉट इट? बच्चों मेरी आवाज सबको आ रही है ना? कैन यू हियर मी? चलो आगे हम बात करें बच्चा, तो एंटीमनी जो है उससे पहले नोबल गैस कौन सा आता है क्रिप्टॉन। उसके बाद में हो गई 4d10 5s2 5p3। और क्रिप्टॉन के बाद में नोबल गैस कौन सा आता है जिनन। अब आप क्या लिखोगे देखो 5p10 6s2। जिनॉन का नंबर कितना दो 54, 54 होता है कितने हुए 64, 64 टू कितने हुए बेटा 68, कितने हुए 68। अब यहाँ पे f हो रहा है 4f 14, 68 और 14 82, यस और नो, और 63। कुछ इस तरीके से आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे तो डिस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? डिस्क्रिप्ट का। तो चेक कर लेते हैं 54 10 64 64 और 66 66 और 14 80 80। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका 15 मिनट में। गॉट इट? चलो अब मैं आप लोगों से एक बात करूँ जनरल ट्रेंड की बात करूँ बच्चों, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बच्चों ये नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या बेटा? मेटल्स। और बच्चों बिस्मिथ जो है वो मेटल। क्लियर? अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखो, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल of 15 group element they have बेटा 15 ग्रुप के एलिमेंट जो है उनका ऑर्बिटल क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से they have high ionization enthalpy then 16 group element। बात समझ आ गई? जनरल ट्रेन हम लोगों ने क्या पढ़ाया बताओ बच्चा? हमने जनरल ट्रेन क्या पढ़ रखा है? हमने जनरल ट्रेन आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या स्टडी कर रखा है बच्चों? जनरल ट्रेन आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये बोलता है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। ये जनरल ट्रेंड होता है। बात समझ आ रही है बच्चा लोग? इट्स ए जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चा कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ऑब्वियसली
एंथैल्पी इंक्रीज क्यों होगी? साइज डिक्रीज होने पे बस सिंपल सी बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम। बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताता हूँ इसका। तो बेटा साइज जितना छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा? हाई होगा। समझो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ में प्रेजेंट होते हैं? सेल में। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो दिमाग लगाओ, जितना एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस उतनी कम होगी। और बच्चा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है बच्चों? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है बच्चा कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। और बच्चों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा। बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा बच्चों? ईजी होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा बच्चों, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। क्या डिक्रीज हो जाएगी? आयोनाइजेशन। नोट इट और नॉट, इसको नोट कर सकते हैं। इस चीज को बेटा आप नोट करो। क्लियर? दूसरी ट्रेंड की बात करें, दूसरे ट्रेंड की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बोलती है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो सेम ट्रेंड है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, सही ज़्यादा होगा उनका। तो टॉप टू डाउन इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चा ग्रुप में आप टॉप टू डाउन लाओगे, टॉप टू डाउन मूव करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in 15 due to smallest size। अपने ही ग्रुप में बच्चों नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। आई होप अपनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो देखो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन।
एक बार बताओ, नाइट्रोजन जो है उसकी एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, उससे पहले एक छोटी सी बात समझो बेटा। ये 15 ग्रुप है, इस ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर -32 + 5 होगा। समझ रहे? मतलब समझो बेटा, ये जो 15 ग्रुप एलिमेंट है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उनके ऊपर माइनस आ जाएगा -3, और ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। क्यों? देखो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है, सभी के 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो NH2 मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो आइदर दे डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन या दे रिसीव 3 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो उसके यहाँ पे इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज है वो -32 + 5 होगा। ये जनरल सी बात है। अब कहने का मतलब ये है कि एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन की मैं बात करूँ तो बच्चों, नाइट्रोजन जो है उसकी एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी क्यों होती है समझो। ड्यू टू, लिख लो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बच्चों, नाइट्रोजन जो है उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा। अब इसका मतलब समझो कि डी ऑर्बिटल एब्सेंस का मतलब क्या है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना बच्चा? डी ऑर्बिटल एब्सेंस का मतलब क्या है बच्चों? बताओ बच्चों, डी ऑर्बिटल एब्सेंस का मतलब है ये जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 and 2p3। Got it? 1s2 2s2 and 2p3, it's a electronic configuration of nitrogen। बच्चा, मैं बोला कि नाइट्रोजन जो होता है उसका एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन होता है बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंस है। डी ऑर्बिटल मीन्स बच्चों, डी ऑर्बिटल्स स्टार्ट फ्रॉम थर्ड शेल। बच्चा, डी ऑर्बिटल जो होता है वो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। समझो, डी ऑर्बिटल जो होता है बेटा वो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। क्या यहाँ पे कोई थर्ड सेल रहता है? नो, यहाँ पे कोई थर्ड सेल है ही नहीं। तो बेटा थर्ड सेल है ही नहीं, दिमाग लगाओ। जो डी ऑर्बिटल थर्ड सेल है ही नहीं तो डी ऑर्बिटल कहाँ से है? तो डी ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से नाइट्रोजन की जो बिहेवियर होता है वो अदर मेंबर से डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही? ये बात है। अब क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल एब्सेंस है तो नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कांट एक्सपेंड। मेरे प्यारे बच्चा, जब नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है मतलब वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। समझो बात को, नाइट्रोजन इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट। और बेटा जब नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो आप खुद बताओ कि क्या उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्योंकि सेकंड सेल में बच्चा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और बच्चों सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मीन्स नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। बिकॉज एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 बॉन्ड नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसलिए नाइट्रोजन जो है बच्चों अपने ही ग्रुप में, नाइट्रोजन जो है बेटा वो अपने ही ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। आई होप अपनी बात समझ में आ गई। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जो बोर्ड अक्सर पूछ लेते हैं
क्वेश्चन क्या है बच्चों, वाई NCl5 do not exist, why NCl5 do not exist but KCl5 exists। बच्चों हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ा कि जो भी सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, द सेम ग्रुप एलिमेंट्स है, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो। बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो फिर NCl5 भी बनना चाहिए। PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? सोचो, अभी 2 मिनट पहले जो आपको एक्सप्लेन किया, अभी 2 मिनट पहले आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है 5, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 10। समझ गए? NCl5 में शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 10। समझो क्यों? क्योंकि बेटा N के साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। और प्यारे बच्चों एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन के पास जो शेयर इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हो गए 10। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगानी जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है क्या? डज नाइट्रोजन होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन? बताओ, बोलो। नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता बेटा। और जब नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन देखो फॉस्फोरस जो है, समझना बेटा बात को, फॉस्फोरस जो है उसमें d ऑर्बिटल गैप हो जाएंगे। समझो कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3 और 3p के बाद में क्या आता है 3p। बस सेल की बात करूं तो डी की शुरुआत में 3 सेल थर्ड सेल से होती है। अब देखो बोर्ड से, ये 3s है बेटा, ये 3p है और ये 3p है। ठीक है, ये 3p है। एक बात माइंड में डालना, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सेंटर एटम जो होता है बेटा, वीबीटी थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने 11th क्लास चैप्टर 4 में पढ़ा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बेटा, कि ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझना दोबारा सुनना, रिमाइंड करा देता हूँ बच्चों, या तो कोई एटम उतने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट, या फिर आप उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए नंबर ऑफ सेल सेम होना चाहिए। समझ गए? मतलब सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्साइट इन थर्ड सेल। बेटा सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में नहीं जा सकता, लेकिन थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जा सकता है। बात समझ में आ गई? थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में जा सकता है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं बच्चों, तो क्या होगा बताओ? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके तो डी में आ गया। समझ रहे हो बच्चों आपको? ये एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा 3d का 3s का, वो जंप करके कहाँ जाएगा? डी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। समझ गए बच्चों? समझ गए क्या? गॉट इट? क्लियर है बच्चा? अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5। तो बच्चों फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, तो टोटल 5 Cl एडजस्ट हो गए। तो ये कंसेप्ट होता है
फॉस्फोरस का साइज बड़ा था तो उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट था, नाइट्रोजन का साइज छोटा है उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। समझ गए बच्चों? उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो एक्सपेंड नहीं करेगा। आई होप समझ में आ गया? समझ गए क्या बच्चों? चलो इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, क्या आंसर लिखोगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, सो इट कांट फॉर्म NCl। गॉट इट? तो कॉमन सेंस की बात है, जिस एटम का साइज छोटा होगा तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता बच्चा, और जिसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता वो अपने लिमिट से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। गॉट इट? चलो दूसरी बात, स्पेशल बात क्या है बेटा, ड्यू टू, देखो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, due to small size and high electronegativity and single bond is weaker than PP single bond। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की बात करें जनरली तो बच्चा नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होगा वो वीकर होगा फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से। क्यों? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, बिकॉज देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, बच्चों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ वो वीक होगा देन फॉस्फोरस और फॉस्फोरस। तीसरी बात समझो, नोट कर लो इसको। तीसरी बात समझो बच्चा, N2 किसकी बात कर रहे हैं? N2। तो N2 की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ पे बताओ कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। सिंपल से वर्ड से देखो बेटा, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन के पास 5 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? सॉरी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास बेटा 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इनमें नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चा क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझो बात। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद में भी ये एक लोन पेयर बचता है। ओके, तो बच्चा अब समझना कि 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो एक तो सिग्मा बनेगा और 2 क्या बनेंगे? पाई बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ नाइट्रोजन एक बॉन्ड सिग्मा बनेगा और 2 बॉन्ड पाई बनेंगे। ध्यान रखना ये बात। और यहाँ पे मैं साइड लिख देता हूँ स्पेशल नोट, इन C डबल बॉन्ड C। ध्यान रखना, ये आपको मैंने MOP में पढ़ा रखा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रही थी बच्चों? बताओ। C और C के बीच में डबल बॉन्ड बनता है
आईआईटी ने एक बार पूछा था बच्चों कि कार्बन और कार्बन के बीच में दोनों जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ही बॉन्ड पाई होते हैं। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि दो एटम के बीच में जैसे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, बाकी जो बच गया वो पाई होगा। जनरल सिनेरियो में यही होता है। जनरल सिनेरियो में क्या होता है बच्चा कि दो ऑक्सीजन एटम के बीच में या दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है और बाकी बॉन्ड क्या होते हैं? पाई होते हैं। बात समझ में आ गई? एक बॉन्ड तो क्या होता है? सिग्मा और बाकी बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? पाई। लेकिन ये स्पेशल केस है, कार्बन के केस में दोनों बॉन्ड क्या होंगे? पाई। बेटा नोट कर लेना, क्योंकि आपको स्टार बना के मैंने क्यों क्लास में नोट करवाया। क्योंकि जब हम एमओटी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम जो है गॉट इट। तो नाइट्रोजन जो है बेटा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के बीच में मेरे प्यारे बच्चा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन जो है बेटा वो मोर स्टेबल है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग होती है। पी पाई बॉन्डिंग मतलब पाई और पाई बॉन्ड बनते हैं। बाकी बात अपन लोग कल करेंगे, इसी को अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं कर आप वो नोट्स पहले शुरू करना है। हाँ चलो 4 मिनट 46 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। आप लास्ट टाइम ही बोल दो कि मैं आपका नोट्स शुरू। बच्चों अभी मैं आपको है ना स्क्रीन पे कुछ नोट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है, उसी को अपन यहाँ पे समराइज करेंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और बाद में आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। बाकी अपने दोस्तों को बोलो बेटा, आपस में तुम लोग फोन करके कन्वेंस करो कि अभी तुम लोग 25-30 जितने भी आ रहे हो और कल या परसों में सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि हम सब एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और आपको क्लास जैसे मजा आएगा ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकता है, वो तुरंत मैसेज कर सकता है। नोट्स में हम लोग आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। बच्चों आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पर फोकस करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। क्लियर? और ये जो पी ब्लॉक का जो अपन पढ़ता है चैप्टर नंबर 7, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो थोड़ा सा अपनी NCERT बुक को रीड कर लिया करो और अपने साथ NCERT बुक को रखा करो, उसमें तो इसको रीड कर लिया करो बच्चों, क्योंकि उसको रीड करोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देखो बेटा आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ऐसा ही कुछ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताई है।
ये 4 यहाँ पे लेकर ले जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं। चलो मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, ये नॉन मेटल्स है बच्चों, ये मेटलॉइड्स है और ये मेटल्स है। बच्चों ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, जो बच्चों कैटिनेशन का जो ऑर्डर है वो फॉस्फोरस का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। कैटिनेशन, तो कैटिनेशन वाला जो ऑर्डर है बच्चा, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा। क्लियर? कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स की, कुछ ट्रेंड्स हैं, पीरियडिक ट्रेंड्स जो डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर, मेटलिक प्रॉपर्टीज पे, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज पे। ये सारे के सारे फिजिकल ट्रेंड्स जो है बच्चा, वो हम लोग इंटीग्रल बात करेंगे।